Hello everyone, welcome back to my channel that is Chia Shanky Medical Education and share this video। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है वेनस ब्लड कलेक्शन। जो वेनस ब्लड कलेक्शन है वो किस लिए किया जाता है? ताकि हम ब्लड को कंटेन कर सके, कलेक्ट कर सके और उससे डिफरेंट टाइप के जो एनालिटिक्स है उनको परफॉर्म कर सके। देखिए ब्लड कलेक्शन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि वेनस पंक्चर मेथड जिसमें हम वेन ब्लड लेते हैं, फिंगर स्टिक मेथड या फिर हील स्टिक मेथड जो कि कैपिलरी ब्लड कलेक्शन के नाम से जाता है, और आर्चियल मेथड जिसमें हम आर्चियल ब्लड की कलेक्शन करते हैं। ब्लड कलेक्शन क्यों करना है, उसका पर्पस क्या है? देखिए, टू ऑब्टेन ब्लड फॉर एनालिसिस एंड डायग्नोसिस ऑफ वेरियस डिसऑर्डर्स। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर्स जब हो जाते हैं अलग अलग तरीके के, तो उनकी ब्लड उनके एनालिसिस और डायग्नोस करने के लिए हमको ब्लड कलेक्ट करना पड़ता है। एनालिजिंग एंड क्वांटिफाइंग वेरियस बायोकेमिकल पैरामीटर्स। देखिए बहुत सारे बायोकेमिकल पैरामीटर्स होते हैं और उनको एनालिस करने के लिए हमें ब्लड कलेक्शन के लिए करना पड़ता है, ब्लड कलेक्शन करना पड़ता है। जैसे कि वो एनालिट्स क्या क्या हैं, ब्लड शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये सारे बायोकेमिकल पैरामीटर्स हैं। फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल आल्सो। मेजरमेंट्स एंड मॉर्फोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स। ब्लड कंपोनेंट्स की मेजरमेंट और मॉर्फोलॉजिकल असेसमेंट को चेक करने के लिए, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इन सब की साइज, शेप देखने के लिए, इनको काउंट करने के लिए। थेरापॉटिक पर्पस के लिए भी हम कलेक्ट करते हैं, जैसे कि अगर मान के चलिए आयरन है, उसका जो लेवल है कभी लो या हाई हो जाता है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए, रेड ब्लड सेल की काउंटिंग के लिए। कल्चर और एंटीबायोटिक भी लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड, ठीक है, जैसे कि सेप्टिसीमिया के केसेस में। ब्लड कलेक्शन को हम डोनेशन पर्पस के लिए भी यूज करते हैं इस मेथड को। ओके गाइस, सो वेन पंक्चर होता क्या है अगर आप देखें तो, दिस मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ ब्लड इज यूज्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ वेनस ब्लड। ये जो मेथड है ये वेनस ब्लड को कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। वो जो ब्लड है वो वेन के जरिए लिया जाता है। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला मेथड है, इसलिए इसको हम मोस्ट कॉमन मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर हमें मटेरियल के लिए देखिए सिरिंज चाहिए हमें, ठीक है, एंड निडल्स चाहिए, टॉर्निक्यूट चाहिए, वैक्यूटेनर चाहिए, ठीक है, हमें निडल्स चाहिए होंगे, हमें टॉर्निक्यूट चाहिए, ठीक है, वाइप्स की नीड होती है, हमें गेज की नीड होती है, हमें बैंडेज की नीड होती है, ठीक है, ग्लव्स की नीड्स होती है, कलेक्शन ट्यूब्स ऑफ कोर्स इनकी नीड होती है, सिरिंजेस की नीड होती है, हब होता है इसमें, शार्प कंटेनर की भी नीड होती है। ओके, एंड रिक्विजन फॉर मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट ये भी चाहिए। उसके बाद ब्लड इज ऑब्टेन फ्रॉम वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज। जो ब्लड है वो देखिए वेन, आर्टरीज और कैपिलरी तीनों से ऑब्टेन किया जा सकता है। वेनस ब्लड स्पेसिमेन ऑफ चॉइस इज केमिस्ट्री प्रोसीजर। वेनस ब्लड हम केमिस्ट्री प्रोसीजर्स के लिए ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। फ्लेबॉटमी का मतलब आप जानेंगे, टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ जाती है। प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द ब्लड सैंपल बाय अ ट्रेन्ड फ्लेबॉटमिस्ट। फ्लेबॉटमी का मतलब क्या होता है? ब्लड सैंपल को कलेक्ट करने के प्रोसेस को हम फ्लेबॉटमी कहते हैं। फ्लेबॉटमी जो होती है वो ट्रेन फ्लेबॉटमिस्ट करते हैं, जो ब्लड को कलेक्ट करते हैं उनको हम फ्लेबॉटमिस्ट कहते हैं। ओके, सो उसके बाद सैंपल्स दैट कैन बी ऑब्टेन्ड आफ्टर कलेक्शन। देखिए ब्लड कलेक्शन के बाद आप किस टाइप के सैंपल्स को ले सकते हैं। होल ब्लड ले सकते हैं एंड प्लाज्मा और सीरम ले सकते हैं। होल ब्लड से आप प्लाज्मा और सीरम को सेपरेट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। सो ये जो वाइल है ये प्लाज्मा की है और ये जो है ये वो सीरम की है। आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए जो अपर पोर्शन है ये प्लाज्मा है, ये जो बीच में पोर्शन है दैट इज अ बफी कोट, एंड नीचे जो है वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। जो बफी कोट है उसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स भी हैं, प्लेटलेट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। सो प्लाज्मा कैसे आप लेते हैं? जब आप इसके अंदर एंटीकोगुलेंट्स को मिक्स करते हैं, ठीक है, जब ब्लड के अंदर हम एंटीकोगुलेंट मिक्स करते हैं और उसको जेंटली मिक्सअप करके तब सेंट्रीफ्यूज करते हैं, देन यू विल गेट प्लाज्मा। और जब आप एक रेड टॉप वाइल में जिसके अंदर किसी भी तरीके का एंटीकोगुलेंट नहीं होता है उसमें होल ब्लड को कलेक्ट करते हैं और उसको क्लॉट होने देते हैं, क्लॉट होने के बाद सेंट्रीफ्यूज करते हैं, देन यू विल गेट सिरम, ठीक है। सो सीरम के अंदर फिब्रिनोजन नहीं होता है एंड प्लाज्मा के अंदर जो होता है वो फिब्रिनोजन होता है। इस चीज का भी ध्यान रखें आप, ठीक है गाइस। सो उसके बाद देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो, और यहाँ पे ब्लड का क्लॉट नीचे होता है। उसके बाद देखिए वेनस वेन पंक्चर के बारे में और देखें। सो प्रोसीजर ऑफ इंसर्टिंग अ निडल इनटू अ वेन। जो वेन पंक्चर होता है इसमें क्या होता है, जो निडल है उसको इंसर्ट किया जाता है वेन के अंदर, ठीक है। पर्पस ऑफ विड्रॉइंग ब्लड।
ब्लड को विड्रॉ करने के लिए पर्पस क्या होता है? हेमेटोलॉजिकल एनालिसिस कर सकते हैं आप, जैसे कि एचपी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, टीएलसी, इनकी कॉन्सेंट्रेशन देखने के लिए। बायोकेमिकल एनालिसिस कर सकते हैं आप, जैसे कि ब्लड शुगर देखने के लिए, यूरिया, क्रिएटिनिन, एलएफटी, केएफटी, इनके लिए। बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस के लिए, जैसे सेप्टिसीमिया के लिए आप कर सकते हैं ब्लड कलेक्शन। आफ्टर दैट सिलेक्शन एंड प्रिपेयरिंग दी वेन पंक्चर साइट। सिलेक्शन देखिए आप दो साइड से ले सकते हैं वेन पंक्चर, एक होता है ये कुबर्टल फोसा है एंड ये डोर्सल फोसा है। ज्यादा जो प्राइमरी दी जाती है वो कुबर्टल फोसा को दी जाती है। सो यहाँ पे देखिए ब्लड कलेक्शन के लिए वेन जो होती है मेन बेसिलिक वेन होती है, सिफेलिक वेन होती है, ठीक है, और मीडियन कुबर्टल वेन होती है। जिसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है वो मीडियन कुबर्टल वेन को दी जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में इजिली आप इसके डायग्राम्स को बनाएं। और ये सेम वेन जो होती है वो डोर्सल एरिया पे भी होती है, पर कुबर्टल फोसा को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि जो डोर्सल एरिया होता है वो थोड़ा सा पेनफुल रहता है। उसके बाद देखें आप ध्यान से, तो मेडिकल एथिक्स क्या क्या बोलते हैं। प्रोफेशनल अपीयरेंस, प्रोफेशनली पर्सन का क्या होता है, पर्सनल को क्लीननेस रखना चाहिए जो रिबॉटमिस्ट है, ठीक है, गुड ग्रूमिंग होनी चाहिए उसकी। प्रोफेशनल एटीट्यूड एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, पेशेंट को कॉन्फिडेंशियल कर सके, ठीक है, पेशेंट की हर बात को कॉन्फिडेंशियली रख सके, ऐसा मेडिकल एथिक्स हमारे कहते हैं। प्रोसीजर्स के बारे में देखें तो पेशेंट ग्रीटिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, पेशेंट आएगा आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ग्रीट करेंगे। कंडक्ट देमसेल्व्स इन अ प्रोफेशनल मैनर, उनको प्रोफेशनल मैनर से कंडक्ट करना है, ठीक है। बी courteous एंड रिस्पेक्टफुल, आप उनके लिए रिस्पेक्टफुल रहें, नम रहें, ठीक है। इंट्रोड्यूस सेल्फ एंड एक्सप्लेन टेस्ट ऑर्डर्ड बाय फिजिशियन इफ पेशेंट इज कॉन्शियस, अगर पेशेंट जानना चाहता है कि किस टाइप के टेस्ट उसके परफॉर्म किए जा रहे हैं तो उसको बताएं, ठीक है। उसके बाद नोट पेशेंट आइसोलेशन रिस्ट्रिक्शंस, देखिए पेशेंट के आइसोलेशन रिस्ट्रिक्शंस के बारे में भी देखें। अगर फॉर पेशेंट्स दैट हैव कंटेजियस कंडीशंस और इन्फेक्शंस, ऐसे पेशेंट जिसको कंटेजियस इन्फेक्शन है, ठीक है, कंडीशंस है, उसको आपको आइसोलेट रखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर पेशेंट दैट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉयज और विजिटर्स, ऐसे पेशेंट को आपको एम्प्लॉय और विजिटर दोनों से ही अलग रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि इम्यूनोसुप्रेस्ड पेशेंट होते हैं, जैसे कि एचआईवी वगैरह वाले, ठीक है। उसके बाद है नोट पेशेंट डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, उसके बाद आपको ये भी देखना है कि डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस उसने किया है या नहीं किया है, जैसे कि ग्लूकोज इज अफेक्टेड बाय डाइट सो फास्टिंग इज रिक्वायर्ड, अगर वो शुगर टेस्ट करवा रहे हैं और एफपीएस है, फास्टिंग ब्लड शुगर है, तो आपको उसको पूछना है कि आपने खाना तो नहीं खाया हुआ है क्योंकि वो अफेक्ट करेगा लेवल को। फास्टिंग शुड बी डन एंड फॉर द राइट लेंथ ऑफ टाइम, फास्टिंग प्रॉपर होना चाहिए और उसका ड्यूरेशन बिल्कुल सही होना चाहिए। ओके गाइस, after that, reassure the patient. Okay, collector's reassuring approach should be calm but confident to relieve patient's anxiety over the pain from the कलेक्शन, ठीक है। तो आपको रीअश्योर करना है पेशेंट को, आपको बताना है कि जो टेस्ट है इट्स नॉट अ बिग थिंग, कलेक्शन बहुत इजीली हो जाता है, आपको पता भी नहीं लगेगा एंजाइटी, इस तरीके से आपको उसको काम डाउन करना है। पोजीशन द पेशेंट, पेशेंट की पोजीशन को सेट करें। तो पेशेंट पोजीशन कैन अफेक्ट एनालिट वैल्यू, एनालिट की वैल्यू को पोजीशन अफेक्ट कर सकती है। इरेक्ट पोजीशन पोस्चर इंक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ सम एनालिट्स, अगर इरेक्ट पोस्चर है, सही से पोस्चर नहीं रख रहे हैं आप, तो जो पोस्चर है उसकी वजह से एनालिट की जो वैल्यू होती है वो डिस्टर्ब हो सकती है। उसके बाद सप्लाईज को असेंबल कर लिए आप, ठीक है, जो जो चीजें आपको चाहिए उनको असेंबल कर ले प्रॉपरली, अपने मटेरियल्स को असेंबल करें, रख ले प्रॉपरली। असेंबल स्टरलाइज निडल एंड सिरिंज एसेप्टिकली, आपको निडल और सिरिंज दोनों ही स्टरलाइज लेना है। देखिए अगर फोर आर्म पे परफॉर्म करने वाले हो तो जो उसका गेज होगा निडल का वो 20 to 21 होगा, रिस्ट या फिर एंगल पे करते हो उसका गेज 23 रहता है। सिरिंज डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ ब्लड रिक्वायर्ड, सिरिंज की लेंथ कितनी ले रहे हैं, 5 ml ले रहे हैं, 10 ml ले रहे हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली होगा कि ब्लड कितना आपको चाहिए। 5 ml चाहिए तो 5 ml की निडल लोगे, सिरिंज लोगे। 10 ml चाहिए तो 10 ml की, मोर देन दैट तो आप उससे बड़ी भी ले सकते हैं। मूव प्लंजर अप एंड डाउन अटेम्प्टिंग टू फोर्स एयर थ्रू द निडल, जो सिरिंज है उसके अंदर प्लंजर जो होता है उसका, ठीक है, उसको बार बार अप एंड डाउन करे सो दैट जो उसके अंदर एयर होती है वो रिमूव हो जाए, वो एयर बॉडी के अंदर नहीं जानी चाहिए, ठीक है, उसको पहले ही रिमूव करे। आफ्टर दैट वेरीफाई पेपर वर्क, जो भी वेरीफाई है पेपर वर्क को वेरीफाई करे। कलेक्शन ट्यूब्स को सेलेक्ट कर ले कि कौन कौन सी ट्यूब्स हमें चाहिए टेस्ट के अकॉर्डिंगली, एंड वेन पंक्चर लोकेशन को भी वेरीफाई करें, ठीक है। उसके बाद जब आपने वेन पंक्चर लोकेशन देख लिया कि यहाँ पे वेन मुझे सुटेबल है, मैं यहाँ से कलेक्शन कर सकती हूँ, सो उसके बाद अप्लाई टॉनिक्यूट एंड आस्क पेशेंट टू क्लोज हैंड,
ठीक है। टॉर्निक्यूट को अप्लाई करें और पेशेंट को बोले कि अपने हैंड को क्लोज करें, मतलब फिस्ट बनाए, ठीक है, इस तरीके से मुट्ठी बनाई जाती है। सो इससे क्या होता है, जो वेन होती है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। वेन बिकम्स मोर प्रोमिनेंट जब आप पेशेंट को क्लोज करेंगे, हैंड क्लोज करने के लिए बोलेंगे। नेवर लीव टॉर्निक्यूट ऑन आर्म मोर देन 2 मिनट्स, 2 मिनट से ज्यादा आपने टॉर्निक्यूट को आर्म पे नहीं छोड़ना है, उसको रिमूव कर दे। टॉर्निक्यूट शुड बी प्लेस्ड 3 to 4 इंचेस अबव द पंक्चर साइड, जहां से आप पंक्चर करने वाले हैं, उस एरिया को जहां से पंक्चर करने वाले हैं जिस वेन को, उससे 3 to 4 इंचेस जो है ऊपर आपने जो टॉर्निक्यूट है उसको अप्लाई करना है। ओके। उसके बाद सेलेक्ट वेन पंक्चर साइट, वेन पंक्चर साइट को सेलेक्ट कर ले, ठीक है। इंस्पेक्ट बोथ आर्म्स टू लोकेट बेस्ट वेन्स, दोनों ही देखिए टॉर्निक्यूट पहले करने से पहले, टॉर्निक्यूट अप्लाई करने से पहले कर लेंगे, चाहे टॉर्निक्यूट के बाद भी आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये प्रोमिनेंट नहीं है तो आप टॉर्निक्यूट को रिलीज करें, दूसरे हैंड में अप्लाई कर लें, ठीक है। तो देखिए ये जो एरिया है यहाँ पे देखिए कैसे ये प्रोमिनेंट हो रही है वेन, ये होती है एक गुड वेन, ठीक है। सो इस वेन को आपने देखना है कि आपको प्रोमिनेंसी मिल रही है या नहीं मिल रही है। सो इंस्पेक्ट बोथ आर्म्स टू लोकेट बेस्ट वेन, बेस्ट वेन को देखें, ठीक है। यूज फिंगर टिप्स टू जेंटली प्रेस वेन्स, फिंगर टिप को यूज करें कि जिससे आपको बेस्ट वेन के बारे में पता लगे। ये इंडेक्स जो फिंगर होती है इसको यूज करें, ठीक है। वेन की डायरेक्शन को जरूर डिटरमाइन करें, क्योंकि डायरेक्शन नहीं पता होगा, मान लीजिए वेन की डायरेक्शन कुछ और है, आपने उसके अपोजिटिवली आपने क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया निडल को वेन के अंदर, तो वो पंक्चर हो जाएगी वेन और हिमेटोमा की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। एस्टिमेट कर ले साइज को कि वेन का साइज कितना बड़ा है, ठीक है। पैल्पेट करें, उससे क्या क्या चीजें पता लगेगी, देखिए वेन पैल्पेबल है या नहीं है, ठीक है। मसल जो उसके आसपास है वो हार्ड तो नहीं है, और आर्टरी कहीं पल्सेट तो नहीं कर रही है, ऐसा तो नहीं है कि आपने वेन समझ के आर्टरी को पंक्चर कर दिया, ठीक है। इन चीजों को देखें। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपने साइट को प्रॉपर क्लीन करना है। क्लीन साइट विद कॉटन मॉइस्चर विद 70% इथाइल अल्कोहल बाय मेकिंग आउटवर्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। आपने क्या करना है, कॉटन ले, उसको मॉइस्चर करे 70% अल्कोहल से, इथाइल अल्कोहल ले, उससे आपने एरिया को अच्छे से क्लीन करना है। कैसे करना है, मेकिंग आउटवर्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मिडल पोर्शन पे रखें आप उसको, एंड उसको बाहर बाहर की तरफ आपने क्लीन करते जाना है। इससे आपको क्या होगा, इससे जो भी बैक्टीरिया है, नॉर्मल फ्लोरा है, वो आपने सेंटर पॉइंट से उठा के बाहर की तरफ कर दिए, ठीक है। और इन्फेक्शन के चांसेस आपने बिल्कुल ही खत्म कर दिए हैं। एयर ड्राई करें एरिया को। वंस द साइट इज क्लीन, जब साइट एक बार क्लीन हो जाए, इट मस्ट नॉट बी टच, उसको टच नहीं करना है। इफ टच्ड, अगर आपने टच किया आफ्टर क्लीनिंग, साइट मस्ट बी क्लीन्ड अगेन, साइट को दोबारा से क्लीन कर लें। ओके। सो ये ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद निडल देख ले, अपनी सिरिंज देख ले, चेक द हुक्स और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ओपनिंग द टिप, जो टिप है, ठीक है, उसकी हुक्स और उसकी ओपनिंग को अच्छे से चेक करें, लूज तो नहीं है, ठीक है। पुल प्लंजर बैक, दिस इज अ प्लंजर, उसको प्लंजर को बैक एंड फ्रोथ पुल करे, इंश्योर करे वो स्मूथ हो उसका मोशन, ऐसा ना हो वो टाइट हो और बाद में ब्लड कलेक्शन में आप अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए और पेशेंट के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एंकर द वेन, वेन को सेट करना है। प्लेस थंब 2 to 3 सेंटीमीटर बिलो द पंक्चर साइड, जहां पे आपने पंक्चर करना है वहां से जो लेंथ है वो 2 to 3 सेंटीमीटर बिलो होनी चाहिए आपकी थंब की। पुल द स्किन वाइल ग्रास्पिंग द आर्म विद द अदर 4 फिंगर्स, ये जो 4 फिंगर्स है वो नीचे की तरफ है और जो थंब है वो ये है, तो ये जो थंब है इससे आपने स्किन को थोड़ा सा पुल करना है ताकि जो वेन है वो सेट हो जाए, हिले नहीं, ठीक है, ड्यूरिंग पंक्चरिंग। उसके बाद वेन पंक्चर परफॉर्म करें, तो वो कैसे परफॉर्म करेंगे, इंसर्टिंग द निडल, निडल को इंसर्ट करना है वेन में। होल्ड सिरिंज इन द राइट हैंड, जो आप राइट हैंड ही है तो आप राइट हैंड में आपको सिरिंज को होल्ड करना है। पेशेंट की जो आर्म है उसको ग्रेस्प करें, पकड़े विद द लेफ्ट हैंड के साथ में। प्लेस थंब 2 to 3 सेंटीमीटर बिलो द पंक्चर साइट, जो पंक्चर साइट है वहां से 2 से 3 सेंटीमीटर आपने थंब को रखना है। डू नॉट टच दिस स्टेराइल निडल, जो निडल है उसको आप टच नहीं करेंगे, ठीक है। मेक श्योर बेवल ऑफ द निडल इज फेसिंग अपवर्ड, अब देखिए बेवल क्या होता है, ये जो आप एरिया देख रहे हैं दैट इज नोन एज बेवल। ये जो बेवल है ये अपवर्ड पोजीशन में होना चाहिए, ना कि डाउनवर्ड, डाउनवर्ड होगा तो जैसे ही आप निडल इंसर्ट करेंगे वेन में ब्लड बाहर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो आपको इसको अपवर्ड रखना है। इंसर्ट निडल विद अ क्विक स्टडी मोशन थ्रू द स्किन एंड टू द वेन, और एकदम से आपने निडल को इंसर्ट करना है वेन के अंदर, इस तरीके से जानी चाहिए, जो निडल है क्रॉस नहीं करनी चाहिए, इस तरीके से नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज जो ब्लड है वो वेन से बाहर निकलकर हमारे मसल में आना शुरू हो जाएगा।
नाउ विदड्रॉइंग द ब्लड, ब्लड को विदड्रॉ करना शुरू कर ले। एक्सर्ट जेंटल ट्रैक्शन, ठीक है, बहुत आराम आराम से ब्लड को आने दे। ब्लड शुड फ्री फ्लो, जो ब्लड है वो फ्लो फ्रीली होना चाहिए। इफ नॉट, अगर नहीं है, निडल मस्ट हैव बीन पुश्ड टू फार, अगर ब्लड इजीली नहीं आ रहा है तो आपने जो निडल है वो ज्यादा ही अंदर घुसा दी है, ठीक है। इफ ब्लड कैन नॉट बी ऑब्टेन डायरेक्टली, अगर आप इजीली ब्लड नहीं ले पा रहे हैं, विदड्रॉ दी निडल, निडल को बाहर निकाल ले, छेड़छाड़ ना करें क्योंकि वो पेशेंट के लिए बड़ा हार्मफुल रह सकता है। अप्लाई प्रेशर ऑन द पेशेंट आर्म, पेशेंट की आर्म को अप्लाई करे, उसकी आर्म पे प्रेशर अप्लाई करे जहाँ पे आपने निडल को इंसर्ट किया था। देखिए विदड्रॉ कर लिया ब्लड, आपने निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद विदड्रॉ ब्लड जेंटली टू अवॉइड फ्रोथिंग, आराम से क्या करना है, देखिए सॉरी, आपने क्या करना है, अप्लाई प्रेशर ऑन द पेशेंट आर्म, आर्म पेशेंट की जो आर्म है वहां पे अप्लाई करे प्रेशर को, ठीक है। निडल आपके नीचे होनी चाहिए, आपके आर्म थंब के नीचे। एंड उसके बाद क्या करना है, आराम आराम से ब्लड को अलाउ करे आने के लिए सिरेंज में, और कोशिश करे कि जो ब्लड है वो एकदम से नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो ब्लड को फ्रॉथी बना देगा, जिसमें झाग से हल्के से आने लग जाते हैं, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, जो आरबीसी है वो बहुत क्विकली निकलना शुरू करेंगे सिरिंज के निडल्स के बीच में से, और वो हिमोलाइज हो सकते हैं। ओके, नाउ रिलीज टॉर्निक्यूट एंड आस्क पेशेंट टू ओपन हैंड। उसके बाद जब आपने ब्लड कलेक्ट कर लिया, उसके बाद पेशेंट को बोलें कि अपना हैंड ओपन कर लें, आप टॉर्निक्यूट को रिलीज कर ले, उसके बाद आप निडल निकालेंगे। इफ डिजायर्ड अमाउंट इज ऑब्टेन्ड, रिलीज टॉर्निक्यूट, अगर आपको लगता है कि ब्लड जितना चाहिए था उतना मिल चुका है तो आप रिलीज कर ले टॉर्निक्यूट को। प्लेस स्टेराइल गेज ऑन कॉटन और टू द साइड ऑफ एंट्री एंड विड्रॉल द निडल। अब आपने क्या करना है, स्टेराइल केस जो है या कॉटन आप ले, और जहां पर आपने निडल को इंसर्ट किया था वहां पर प्लेस कर दे। ओके, नाउ रिमूव निडल एंड अप्लाई प्रेशर। अब आप निडल को निकालें और प्रेशर को वहां पे अप्लाई करें। अप्लाई प्रेशर टू द पेशेंट्स आर्म टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, आपने प्रेशर क्यों अप्लाई करना है, ताकि जो ब्लीडिंग है वो रुक जाए, स्टॉप हो जाए, बहे नहीं, ठीक है। एनी ब्लीडिंग विल स्टॉप इन 1 to 2 मिनट, जो ब्लीडिंग है वो 1 से 2 मिनट में स्टॉप हो जाती है। ओके, उसके बाद क्या है, प्रोसेसिंग द कलेक्टेड सैंपल, जो सैंपल आपने कलेक्ट किया है उसको प्रोसेस करें। स्लोली एक्सपेल ब्लड इनटू द कंटेनर, जो ब्लड है उसको कंटेनर में धीरे धीरे एक्सपेल करें, डाल दें। टिल्ट द कंटेनर सो द ब्लड विल रन डाउन द साइड, ठीक है, आप टिल्ट करें कंटेनर को, हल्का सा मोड़ लें, हल्का सा डाउनवर्ड रखें ताकि जो ब्लड है वो इजिली जल्दी से बॉटम में चला जाए। स्टॉप ट्रांसफर व्हेन नथिंग बट फ्रोथ रिमेन्स इन द सीरम सिरिंज, ठीक है, जब सिरिंज के अंदर सिर्फ वो झाग झाग से जो फ्रोथ एरिया होता है वो रह जाए, तब आप ब्लड को डालना कंटेनर के अंदर बंद कर दें, ठीक है। इमीडिएटली रिमूव प्लंजर एंड प्लेस इन द डिटर्जेंट डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन। उसके बाद आपने क्या करना है, जो प्लंजर है उसको निकाल दें, ठीक है, एंड उसको डिटर्जेंट सोल्यूशन में डाल दें। लेबल करें ट्यूब को, ट्यूब के ऊपर लेबल जो करेंगे आप उसके ऊपर देखिए पेशेंट का नाम, उसका सरनेम लिखिए, उसका फर्स्ट नेम लिखिए, मिडिल नेम प्रॉपर लिख दे, पूरा अच्छे से नाम लिख दे, डेट और टाइम दे, और इनिशियल्स ऑफ लैबोरेटरिस्ट, इन सब के बारे में लिखें। ऑटोमेटेड सिस्टम में इंक्लूड लेबल्स विद बारकोड्स, जो ऑटोमेटेड सिस्टम होता है उसमें जो बारकोड्स भी होते हैं वो भी लेबल करें, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ में देखिए ब्लड कौन से पहले डालना है, वाइल में पहले येलो में, येलो से हम सिट्रेट डेक्सट्रोज कर सकते हैं, उसके अंदर ये एंटीकोगुलेंट होता है, ब्लड कल्चर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ब्लू के अंदर बफर्ड सिट्रेट होता है, कोआगुलेशन ऐसे के लिए किया जाता है जैसे एपीटीटी पीटीटी। रेड नॉन एडेटिव ट्यूब होती है, इसके अंदर किसी भी तरीके का एंटीकोगुलेंट नहीं होता है, इससे आपको सिरम मिलता है, केमिस्ट्री और सीरोलॉजी के लिए इसको यूज किया जाता है। ग्रीन के अंदर जो होता है हिपैरिन नाम का एंटीकोगुलेंट होता है, ब्लड गैस के लिए यूज किया जाता है। लेवेंडर जो होता है एडीटीए होता है उसके अंदर, ठीक है, और इसको हिमेटोलॉजिकल ऐसे के लिए इसको यूज किया जाता है। ग्रे टॉप फाइल जो होती है उसके अंदर सीरम फ्लोराइड होता है या फिर पोटेशियम ऑक्सलेट होता है, और ये बेस्ट होती है ग्लूकोज डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस एक्टिविटी को ये स्टॉप कर देता है, ठीक है। अब आपने कौन कौन से एरियाज अवॉइड करने हैं जहां से आप वेन पंक्चरिंग नहीं कर सकते हैं, जैसे कि इंट्रावेनस थेरेपी, ऐसी वेन जहां से इंट्रावेनस थेरेपी दी गई है, जहां पे आपकी ड्रिप्स लगी हुई है, वहां से नहीं आप ब्लड कलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो मेडिसिन है वो वहां पे प्रेजेंट रहती है, ब्लड वहां पे डाइल्यूट रहता है, तो जो वैल्यू है ऑफकोर्स सेम सही नहीं आने वाली है। एडामेटिस एरिया है वहां से नहीं कर सकते हो, बर्न एरिया है, स्कारड एरिया है, जल गया है, स्कार है, ठीक है, वहां से नहीं कर सकते हो। अपर एक्सट्रीमिटी ऑन द साइड ऑफ प्रीवियस
मेस्टेकोमी वहां से नहीं कर सकते हो। एरियाज विद हिमेटोमा, ऐसे एरिया जहाँ पे हिमेटोमा है, ब्लूई ग्रीन सा हो जाता है, वहां से नहीं कलेक्ट कर सकते हो। ओके, ठीक है। अब देखिए कैसे एरर आ सकता है। इम्प्रॉपर पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, आपने पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन अच्छे से नहीं की है। फेलियर टू चेक पेशेंट अडेरेंस टू डाइटरी रिस्ट्रिक्शन, आपने देखा ही नहीं, पूछा ही नहीं उनसे कि आपने खाना खाया है या नहीं खाया है, डाइटरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया या नहीं किया। ठीक है। यूज इम्प्रॉपर इक्विपमेंट्स, आपने इक्विपमेंट्स को प्रॉपरली, ट्यूब्स को नहीं प्रॉपरली यूज किया है। चाहिए था सिरम, प्लाज्मा वाली ट्यूब में डाल दिया तो एरर आ गया। ठीक है। प्रोलॉन्ग टॉर्निक्यूट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की जो आपने अप्लाई किया था वो 2 मिनट से ऊपर नहीं रहना चाहिए। आप आराम से बांध के बैठे हो, फिर उसके बाद अपनी सिरिंजेस को कर रहे हो एडजस्ट, ठीक है, 2 मिनट से ऊपर हो गया है टॉर्निक्यूट बांधे, तो वो अलाउ नहीं होता है। फेलियर टू ड्राई साइट आफ्टर क्लीनिंग, आपने क्लींजिंग कर लिया जो सिलेक्टेड एरिया है और उसको आपने ड्राई नहीं किया, उससे पहले ही इंसर्ट कर दी निडल, उससे एरर आएगा। ठीक है। इंसर्टिंग निडल विद बेवल डाउन, जो सिरिंज थी उसका जो बेवल था, ठीक है, आपने जो सिरिंज का बेवल था उसको डाउन रखा, ना कि अपर पोर्शन में रखा। ठीक है। रॉन्ग इंसर्शन डेप्थ ऑफ निडल, जो निडल का डेप्थ था उसको ना चेक करके आपने रॉन्ग इंसर्शन कर दिया निडल का। वेन पंक्चर अबव द इंट्रावेनस लाइन, ठीक है, जो इंट्रावेनस लाइन है वहां पे आपने वेन पंक्चर परफॉर्म कर दिया। ठीक है। वेन पंक्चर इज एन अनएक्सेप्टेबल एरिया। ठीक है। इनकम्प्लीट ट्यूब फिलिंग, ठीक है, जो ट्यूब है उसकी फिलिंग आपने अच्छे से नहीं की है। विग्रस शेकिंग, आपने उसको ईडीटीए ट्यूब वाइल में रखा, एंटीकोगुलेटेड वाइल में डाला और उसको विग्रसली शेक कर दिया, बहुत जल्दी जल्दी शेक कर लिया, उसकी वजह से आरबीसी टूट जाते हैं। आरबीसी टूट गए तो ब्लड जो है हीमोलाइज हो जाएगा, हीमोलाइज हो गया तो आप टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। निग्लेक्टिंग टू रिलीज टॉर्निक्यूट बिफोर निडल विड्रॉन, आपने क्या किया कि निडल को विड्रॉ करने से पहले आपने टॉर्निक्यूट को नहीं रिमूव किया। पहले टॉर्निक्यूट रिमूव होगा फिर निडल रिमूव होगी, आपने क्या किया, पहले आपने ब्लड निकाल लिया, फिर उसके बाद निडल निकाल ली और उसके बाद टॉर्निक्यूट रिलीज कर रहे हो, नहीं एक्सेप्टेबल है। मिसलीडिंग द ट्यूब्स, ट्यूब्स आपने देखे ही नहीं है, कौन सी ट्यूब में कौन सा डालना है, या ट्यूब आपस में एक्सचेंज हो गई, उसकी वजह से भी एरर आता है। ओके गाइस, सो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने वेनस ब्लड कलेक्शन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने प्रोसीजर देखा, मटेरियल रिक्वायरमेंट्स देखी हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ देखा, प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, एरर से ही पता लग रहा है कि क्या क्या आपने प्रिकॉशंस लेने हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, होप सो कि आपको ये आपके एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर रहता है, आपको वीडियो पसंद आया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को